नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। तो इस बुलेटिन में बात देवभूमि की होगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अमृतसर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच चुनावी चर्चा के अलावा 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर भी चर्चा हुई है। एनजीटी के आदेशों के तहत देहरादून में बस्तियों में अवैध कब्जों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं राज्य में मलिन बस्तियों पर सियासत भी तेज हो गई है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने मलिन बस्तियों पर चलाए जा रहे बुलडोजर पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि सरकार को बस्तियों उजाड़ने से पहले बस्ती वासियों का पुनर्वास करना चाहिए था। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने पलटवार करते हुए कहा है कि केवल बुनियादी बातें करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस अपनी सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को भूल गई है। देखिए, ये लेम एक्सक्यूज ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे विनोद चमोली जी मेयर भी रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं गंभीरता होगी। और हम पूरे उत्तराखंड में इस चीज़ को देखते हैं। जो समयावधि थी जिस समय इनको चिन्हित करके अंदर लेना चाहिए था, उस समय क्यों नहीं सरकार ने लिया? क्यों 16 से अभी तक सरकार चुप बैठी रही? क्यों सरकार ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करी? और आगे के लिए आप रूल रेगुलेशन बना सकते थे, लेकिन जो इस समय की बसासत है आज तक के लोगों को जो आज तक बस गए हैं, उन सब के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद आप कोई कानून बना रहे हैं तो उसका पालन सारा समाज करेगा, मेरा ये मानना है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस को सिर्फ बेबुनियादी बातें करना आता है, उसके सिवाय कुछ नहीं आता है। वो शायद अपनी सरकार के द्वारा लाए हुए अध्यादेश को भूल गए हैं, जिसमें उन्होंने ये किया था कि सभी ये जो इस तरीके की बस्तियां हैं, गैर कानूनी तरीके से जो बसी हैं, उनको हटाया जाए। लेकिन उस अध्यादेश के विपरीत हम ही भारतीय जनता पार्टी ने वो आदेश लाया था कि इनका नियमितीकरण करने का कोई कार्य किया जाएगा, या तो फिर इनको कहीं पे सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी। लेकिन शायद कांग्रेस ने अपना वो कुकृत्य भूल गया है जो कि वो उन्होंने किया था। और ये दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि ये कोई भी जो कार्य हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एनजीटी ये कार्यवाही कर रही है। तो ये कार्य एनजीटी का कार्यालय देख रहा है, न कि भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री देख रहे हैं। तो ये सारी चीजों को उनको आकलन करना चाहिए, उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी करनी चाहिए। पता है कि वो एकदम पूरी तरीके से दिमाग से असंतुलित हो चुके हैं, लेकिन इतना असंतुलन होना भी ठीक नहीं है कि उनको ये नहीं पता है कि ये कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी न करके एनजीटी कर रही है। उत्तराखंड में एक कथित यूट्यूबर युवक ने दिगंबर जैन संप्रदाय के कुछ संतों को रास्ते में रोककर उन पर टिप्पणी की, साथ ही उनके साथ ही अभद्रता भी की, जिसका युवक ने वीडियो भी बनाया है और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया है, जिससे जैन संप्रदाय की भावनाओं को आहत पहुंची है। वीडियो सामने आने के बाद योजना ग्रुप ने एक्स पर वीडियो साझा कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी अभिनव कुमार समेत सभी अधिकारियों को टैग कर शिकायत की है, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस और महानिदेशक को सभी तथ्यों की जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। कुछ वीडियो वायरल किए गए हैं और उनमें हमारा जो दिगंबर जैन संप्रदाय है उसके बारे में कई आपत्तिजनक बातें की गई हैं और उनकी भावनाओं को, उनकी मान्यताओं को चोट आहत किया गया है। तो जैसे ही ये घटना की जानकारी मिली वो वीडियो मेरे संज्ञान में लाए गए, तो उसमें तुरंत उनको मैंने एसटीएफ को दिया और एसटीएफ से इसकी जांच पड़ताल करने को कहा। तो और एसटीएफ की जांच पड़ताल में ये पाया कि ये वीडियो संभवतः हमारे जनपद टिहरी के थाना देवप्रयाग में जो तोता घाटी का एरिया है, वहां के एक स्थानीय युवक द्वारा बनाए गए, उसको चिन्हित कर लिया गया है। तो इसमें जैसे ही ये वेरीफाई हुआ कि ये किसने वीडियोस बनाए हैं, और तो तुरंत एसटीएफ को इसमें मुकदमा दर्ज करके और थाना टिहरी को ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। तो इसमें आईपीसी और आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और इसमें निश्चित रूप से जो भी कानूनी रूप से जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। हर पंथ की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं और दिगंबर रहना जैन मुनियों में एक आम बात है। हमारे सनातन धर्म में भी नागा साधु भी बिना वस्त्रों के रहते हैं। तो इसमें आप कैसे किस चीज़ को लिखते हैं, बड़ा गूढ़ रहस्य, इसमें बहस नहीं हो सकती है। अनेकों कहानियाँ किस्से इसमें प्रचलित हैं, जिसमें 3 साधुओं की कहानी भी है, जिसमें
नर्तकी डांस करती है उनको फ़र्क नहीं पड़ता, फिर नर्तकी जब कपड़े उतारती है तो एक साधु को फ़र्क पड़ जाता है, तो उसको कहा जाता है कि तेरा स्तर नीचे है। फिर उसके बाद दूसरी नर्तकी फिर नाचती रहती है, तो वो अपने वस्त्र जब पूरे उतार देते हैं तो दूसरा साधु विचलित हो जाता है, वो कहता है गलत हो रहा है। तीसरा साधु जब वो पूरे वस्त्र भी खोल देती है तो वो कहता है कि अब इसको भी उतारो, मतलब मुझे आप अपनी मज्जा भी हटा के दिखाओ, अपनी हड्डियाँ दिखाओ, तो उसको असली साधु माना जाता है, क्योंकि ये अध्यात्म के चरण हैं। तो इसमें मेरे जैसे व्यक्ति का या किसी को टिप्पणी करना मेरे ख्याल से शोभा नहीं देता, और न ही इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। देहरादून से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये पंजाब दौरा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमृतसर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। ये तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री की पहुंचने की तस्वीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पंजाब दौरा है। श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर में दर्शन भी करते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो अमृतसर से ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पंजाब दौरा। और आपको बता दें कि अमृतसर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के लिए दर्शन भी करते हुए नजर आए हैं। बहुत पवित्र आज हरमिंदर साहब के यहाँ दर्शन हुए और गुरु घर की कृपा प्राप्त की। मैं उत्तराखंड और हमारे पंजाब में बहुत आपस में संबंध है। जहाँ ये सिख गुरुओं की पवित्र भूमि रही है, कर्म भूमि रही है, वहीं तपस्थली हमारा देवभूमि उत्तराखंड रहा है। चाहे रीठा साहब हो, हेमकुंड साहब हो, नानक मता साहब हो, सब हमारे पवित्र धर्मगुरुओं की तपस्थली है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज जहां चारधाम हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का काम प्रारंभ करा दिया गया है, वहीं हमारे नानक मता साहब और रीठा साहब के लिए भी अन्य जो अवस्थापना सुविधाएं बनाई जा रही हैं। आज मैंने यहाँ प्रार्थना की है, गुरु की कृपा हम सब पर बने और हम सब अपने अपने कर्म पर आगे बढ़ें। भारत विकसित भारत बने। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प है वो संकल्प पूरा हो, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने इस पंजाब की धरती के लिए शुभ गुरुओं के मान और उनकी याद में अनेकों कार्य देश के अंदर किए हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी जानकारी। जंगलों में आग का तांडव दिखा क्या है। नैनीताल के जंगलों में कैंची धाम मंदिर के पास भीषण आग लगी है। लगातार हवा के साथ ही आग पूरी तरह से फैल रही है। चिड़ के जंगल खोने के कारण बेकाबू आग हो गई है। आबादी की ओर बढ़ती जा रही है आग। होटल और सड़क के करीब पहुंच गई है आग। ये तस्वीर देखिए, आग का तांडव किस तरह से यहां पर देखने को मिल रहा है। नैनीताल में होटल और सड़क के करीब ये आग पहुंचने वाला है। आपको बता दें कि जंगलों में आग का तांडव देखा गया है। मसूरी में देर शाम को स्प्रिंग रोड 9 मंजिला मंदिर के निचले इलाके के जंगल में भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अपना अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग स्थानीय लोगों की मदद से करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जंगल में जाने के लिए रास्ता न होने के कारण फायर सर्विस मुख्य सड़क तक पहुंची। मिल गई थी कि 9 मंजिला इमारत के नीचे जो क्षेत्र है वहां पर वनाग्नि लगी हुई है। तो उसी समय हमारे रेंजर साहब द्वारा हमें सूचना दी गई तथा 1-2 और कॉल हमें आई थी लोकल लोगों से, तो हम उसी टाइम यहाँ पर पहुंच गए थे। ऊपर की आग थोड़ा बहुत लोकल जो ऊपर रहते हैं स्थानीय लोग, उनके द्वारा कंट्रोल कर ली गई थी। और नीचे की तरफ जो आग थी बीच जंगल में थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पे आ गई थी, लेकिन जो रोड है यहाँ पे दोनों तरफ की रोड काफी ऊपर है और आग जो है बीच जंगल में है। तो जो बीच जंगल की आग है हमारी टीम ने यहाँ पे कंट्रोल कर ली गई। तो आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल। वन विभाग ने आग पर काबू पाया है, लेकिन आपको बता दें कि भीषण गर्मी की वजह से लगातार जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्षेत्र में पूरी तरह से अफरा तफरी भी मची हुई है। वन विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। वन विभाग की ओर से आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी खबर ये कि वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं लगातार। तो संजय प्रसाद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, यहाँ पर भीषण गर्मी और गर्मी की वजह से वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर? जी खुशबू, वनाग्नि की अगर बात
सकते हैं। तमाम पिछले 1 महीने से उत्तराखंड जो है वो वन अग्नि की आग में जल रहा है जी। और अभी कल की जो घटना हुई है खेती धाम के पास के जो जंगलों में आग लगी है, वो इस बात का सबूत है कि तापमान जो है वो औसत से ज्यादा चल रहा है, क्योंकि एक तरफ बरसात न होने से वनों में जो है वो घास, सूखी घास बहुत ज्यादा है, पेड़ जो पहले जले हुए थे वो सूखे हुए हैं, उनमें आग पकड़ने की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं और खासकर जो असामाजिक तत्व है, जो मैन मेड फायर है, उसकी भी कहीं ना कहीं आशंका यहाँ जताई जा रही है। हालांकि वन विभाग अपनी तरफ से तैयारियां करे बैठा हुआ है। वन विभाग का साफ तौर पर कहना है कि हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं और हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं, चाहे फायर लाइन बनाने की बात हो या फिर इंस्टेंट में अतिरिक्त जो सुरक्षा मुहैया कराने वाली बात है, वो भी वन विभाग के पास लगभग संसाधनों के साथ में वन विभाग तैयार दिख रहा है। लेकिन वनों में जो आग की घटनाएं हैं वो लगातार जारी हैं और ये तब तक भी नहीं रोकी जा सकती हैं जब तक कि मौसम मेहरबान नहीं होता है। जब तक बारिश उत्तराखंड में नहीं होती है तब तक ये घटनाएं लगभग चलती जाएगी। संजय, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से मौसम बदलेगा, आग का तांडव भी बिल्कुल यहाँ पर बेहतरीन होता हुआ दिखेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर क्या निगरानी रख रहा है? जैसे वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही है, प्रदेश भर में बहुत सारी वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही है, इसमें पुलिस प्रशासन का रोल क्या है? जी देखिए खुशबू, पुलिस प्रशासन का इसमें मानव जीवन की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा अहम रोल है। हालांकि वन अग्नि की जो घटनाएं हैं, जो अंदरूनी जंगलों में जो घटनाएं हैं, आग लग रही हैं, उनमें तो पुलिस प्रशासन ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो सड़कों के आसपास के एरिया है या जो आबादी के आसपास जो आग पहुंच रही है, उसमें पुलिस प्रशासन जरूर लोगों को बचाने का और वहां से आग बुझाने का काम पुलिस प्रशासन भी कर रहा है वन विभाग के साथ में मिलकर, और लोगों की जान माल की जो हानि है उसको कम से कम हो या लोगों की जान बचाई जा सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन आगे खड़ा है, मुस्तैद है। बहुत शुक्रिया संजय प्रसाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार प्रशासन की ओर से सलरा गांव के अग्निकांड प्रभावित के लिए राहत सामग्री और खाद्यान्न किट का वितरण किया गया है। इसके साथ ही प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता स्वीकृत जाने का अनुरोध किया है। प्रशासन ने अग्निकांड से हुई करीब 90 लाख की क्षति होने का आकलन कर इस संबंध में शासन को रिपोर्ट भी सौंप दी है। देहरादून के अस्पतालों में आग की घटनाएं रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी करेगा, जिसमें अस्पताल प्रशासन को सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए जाएंगे। बता दें कि दिल्ली के अस्पताल में आग लगने से नवजात की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। ऐसे ही प्रदेश में कुछ दिन पहले राजकीय कोरोनेशन अस्पताल के एक वार्ड में आग लगी थी। हालांकि उस समय कोई मरीज न होने पर कोई जनहानि नहीं हुई, जिस पर समय रहते काबू पा लिया गया। ऐसे जो संभावनाएं हैं उनको रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी SOPs जारी किए जा रहे हैं और अभी विदित हुआ है कि भारत सरकार से भी अभी ब्रॉड गाइडलाइंस इसके संबंध में आए हैं। तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि अभी सभी ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह स्टोर्ड हैं उनको NOC प्राप्त किया जाना होगा फायर डिपार्टमेंट से। ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स की थरो इंस्पेक्शन की जानी होगी। संबंधित लोकल स्तर पे जो CMO हैं उनके द्वारा रेगुलर इंस्पेक्शंस किए जाने अनिवार्य होंगे। इस प्रकार की जितनी भी संस्थाएं हैं उनका इलेक्ट्रिकल लोड ऑडिट किया जाना ज़रूरी होगा। रुड़की पुलिस ने बीजेपी नेता रामकुमार चौधरी के खिलाफ मारपीट जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम संगरोड ने आरोप लगाया है कि रात को रामकुमार चौधरी अपने 1 दर्जन से अधिक हथियारबंद लोगों के साथ आए और उनको बंधक बनाकर उनके साथ गाली गलौज कर जमकर मारपीट किया है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने JCB से उनकी दुकानों में भी जमकर तोड़फोड़ कर डाली है, जिससे लगभग 5 लाख का नुकसान हुआ है। ओम प्रकाश और लखन ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने उनके साथ जमकर मारपीट कर दी है। पुलिस ने बीजेपी नेता रामकुमार चौधरी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। माफिया ठग्गा रामकुमार नाम का, वो क्या करता है, किसी के तो मकानों पर, किसी के प्लॉटों पर कब्जे करता। उसका पैसा यही, और कोई इसका धंधा नहीं पाला। वो गाड़ी चोरी करता था। ये उनने यो काम को छोड़ कर भी यो पकड़ाना, प्लॉट कब्जाने, गाड़ी कब्जे, कहीं से इसका मकान कब्जाना, किसका ये उसका पैसा। एक ऐसा ही प्लॉट मारा यहाँ, उस पर रात 10-15 लड़कों को ले गए। वहाँ से उन्होंने राइफल बंदूक लेकर रात को पहुँचा
वहाँ उसने वहाँ शटर तोड़ कर सामान नुकसान करा और 2 लड़के थे उनके साथ मारपीट करी। इस बात को लेकर हम कोतवाली में मुकदमा लिखवा रहे उसके खिलाफ। ये पदम रोड है, ये किसान यूनियन की आड़ में ब्लैक मिलिंग करता है। ये क्या करता है, लोगों के प्लॉट पर कब्जा करते हैं और कब्जा करके पैसे वसूलने का काम करते हैं। एक प्लॉट है वहां पे हमारी एक सोसाइटी का प्लॉट है, और ये क्या करता है, ये उस पर रात को कभी गोबर घेर देगा, कभी गोश्त डाल देगा रात को, और फिर कभी 10 लाख की मांग करेगा, कभी 12 लाख की मांग करेगा। इसका ये काम है। एक वो प्लॉट वहाँ बेल्डी में है, उसके घर के पास है, उसकी जमीन के पास है, तो इसलिए हमारे पर हम उस प्लॉट को इसको दे दें, ये प्रेशर बना लेके थाने में दवा बना रहा। उसमें स्टे है, स्टे के बावजूद आप रात को क्यों काम कर रहे हो? आप जब आप उसको स्टे है, आप स्टे के बाद काम कर ही नहीं सकते, फिर भी आप रात को इसमें काम कर रहे हो। ये पूरा मामला है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए आगामी 4 जून को होने वाले मतगणना के लिए अंतिम दौर की तैयारियां तेज कर दी गई। इसी सिलसिले में आज जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने अधिकारियों की बैठक की है, जिसमें तय नियमों और कायदों के अनुसार मतगणना के सभी प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मतगणना कार्मिकों की तैनाती का प्रथम रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न कराने के साथ ही आज पहले दौर का प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया है। इससे बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। उत्तराखंड में बिजली की रिकॉर्ड मांग बढ़ी है, 30% से अधिक बिजली की मांग बढ़ी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से बिजली की मांग बढ़ी है। सोमवार को 60 मिलियन यूनिट से अधिक थी मांग। पिछले साल सबसे अधिक बिजली की मांग की गई। मई के महीने में बिजली की मांग में रिकॉर्ड इजाफा किया गया है, इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि लगातार भीषण गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड बढ़ गई है। उत्तराखंड में रिकॉर्ड मांग की गई है, 30% से अधिक बिजली की डिमांड की गई है। ये देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। एक तरफ गर्मी की मार तो दूसरी ओर बिजली का संकट लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक लोग उमस भरी इस गर्मी से परेशान हैं। तापमान लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर गर्मी के बीच बिजली के संसाधन भी हाफने लगे हैं। वहीं बिजली वोल्टेज का काम है, तो वहीं आपको बता दें कि बिजली की गुल की समस्या भी हो गई है। उमस भरी इस गर्मी और बिजली के संकट से लोगों को ना तो दिन में चैन मिल पा रहा है और ना ही रात को सुकून से नींद पूरी हो पा रही है। इतना ही नहीं, काशीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बार बार ट्रिप कर रही है। साथ ही शहरी क्षेत्र में लोग वोल्टेज के चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें जो अभी कोई भी रोस्टिंग नहीं की जा रही है, बिजली का कोई इस तरह का संकट नहीं है, लेकिन अत्यधिक टेम्परेचर होने के कारण जो फॉल्ट बढ़ गए हैं, जहाँ पे फॉल्ट हो रहे हैं उसमें रात को भी स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि रात को भी मतलब कंप्लेन अटेंड करें और सप्लाई बहाल करें। जैसे लास्ट 2 दिन से हमारे यहाँ इस तरह की कोई मेजर घटना नहीं हुई है और लगातार हम 24 घंटे बिजली देने के लिए बाध्य हैं। काशीपुर के अंदर इस समय लाइट को लेकर काफ़ी समस्याएं आ रही हैं सामने। लाइट दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से भाग रही है। लाइट कम आ रही है काशीपुर में, आ रही है तो वोल्टेज कम आ रहे हैं। गर्मी के कारण व्यापार भी काफ़ी ठप पड़ा हुआ है, इससे काफ़ी आहत हो रही है पब्लिक। और हमारी जो उत्तराखंड सरकार से गुजारिश है कि लाइट में इतनी कटौती ना करें और लाइट भरपूर दें। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, भीषण गर्मी है और गर्मी में बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, निश्चित अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में जो है बिजली खपत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही अगर देशभर में अगर बात की जाए तो 30% अधिक बिजली की मांग जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। और पिछले दिनों की बात करें, अगर सोमवार की बात करें या फिर अन्य दिनों की बात करें, तो करीब 60 जो मिलियन यूनिट अधिक बिजली की खपत हो रही है। कहीं ना कहीं मौसम गर्म होने की वजह से बिजली की खपत लगातार जारी है और बारिश भी नहीं हो रही, जिस वजह से जो बिजली बनाने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि पानी की जो लगातार कमी हो जाती है। इस वजह से जो बिजली उतनी नहीं बन पा रही है और कहीं ना कहीं इससे बिजली कटौती
की समस्या से भी उत्तराखंड के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। चाहे राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में भी जो कुछ घंटों की बिजली कटौती की जा रही है, क्योंकि समूचे उत्तराखंड में जो बिजली की आपूर्ति करने की बात हो जा रही है, तो कटौती करके अभी तक बिजली देने की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो व्यवस्था। बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और इसी बीच प्रदेशवासियों को बिजली का डिमांड भी यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात अगली खबर का करेंगे। उत्तराखंड में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना है। बता दें कि देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने प्रदेश के मौसम में बदलाव की आशंका जाहिर की है। उन्होंने बताया है कि 1 जून तक मौसम में बदलाव हो सकता है, जिसके तहत प्रदेश के कुमाऊं गढ़वाल मंडल के अधिकांश जनपदों में बारिश की उम्मीद है। वहीं बारिश होने से तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगा। वेदर एक्टिविटी की बात करें तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अंदर के डिस्ट्रिक्ट में आज भी रहेगी, और कुमाऊं के जो हिल्स की बात करें तो वहाँ पे हिल्स में ही मैं कहूँगा कि जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों तक में मिलेगी, विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट में। कल भी स्थिति ऐसे ही है। परसों से आप देखें तो जो एक्टिविटी बढ़ने वाली है, आप ये कह सकते हैं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलेगी हिल्स में, और जो गढ़वाल रीजन है उसमें भी कुछ जगहों तक में ये रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। प्लेन्स में मैं कहूँगा कि एका दुका जगहों में प्लेन्स में भी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे टेम्परेचर भी कम हो जाएंगे और जो रेन का एक शुरुआत कह लीजिए कुछ जो है वो आपको मिलनी शुरू होगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।